एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जानेंगे, काफ़ी कंसर्न्स को कंसिडर करेंगे और उन चीज़ों को लेकर हमारे देश में या ग्लोबली क्या क्या सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करने का ट्राई करा जाता है या क्या क्या वो कर रहे हैं या उन्होंने किया है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रियो समिट या जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इन सारी चीज़ों के अपने अपने एंड पर क्या कंसर्न रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेकर जो मेजर कंसर्न हमारे को देखने को मिलते हैं, डेट इज़ लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, नो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, जो इस्तेमाल करने योग्य पानी है, जो पानी कंज्यूम करा जा सकता है किसी भी वे में, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, पोर्टेबल पानी, वो सारा का सारा पानी बहुत ही लिमिटेड रह गया हमारे अर्थ के ऊपर। उसकी संख्या बहुत लिमिटेड है या क्वांटिटी हम कहें, क्योंकि इतना एक्सेस में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एज यू ऑल नो, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है। उन चीज़ों के चलते हुए पानी की जो अवेलेबिलिटी है, अंडरग्राउंड वाटर, मैं समुद्र के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यूजेबल अभी नहीं है, पर जो अंडरग्राउंड वाटर हम सभी अपने लिए डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो बहुत लिमिटेड होता जा रहा है और उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है पर सप्लाई नहीं हो पा रही। ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, CFC गैसेस का रिलीज़ होना, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एटलीस्ट एक्चुअली होता क्या है, जब अर्थ का ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज जब होने लगता है, डैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब गर्मियाँ देखिए कितनी ज़्यादा सीवियर होने लगी है और सर्दियाँ काफ़ी डिलेड होने लगी हैं। जब बारिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशंस की होती है, अगर होती है तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, अदरवाइज़ होती नहीं है। डैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। नो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा। हम सभी मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मेट्रोज़, मेट्रो सिटी, टियर 1, टियर 2 सिटी, इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स हैं उन सबसे परे होते जा रहे हैं और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल लैंड की मात्रा हमारे यहाँ पाई जाती थी वो टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। तो ये सारे कंसर्न्स है। पीने को पानी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अनइवन टेम्परेचर होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, एग्रीकल्चर लैंड का इंक्रीज ना होना, तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट इस समय बहुत ज़्यादा हार्म में चल रहा है। कॉजेस ऑफ हार्म टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को इतना हार्म हो क्यों रहा है? दो तरीके के कॉजेस हम पढ़ेंगे, मैन मेड और नेचुरल कॉजेस। मैन मेड में हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। पहला है डिफॉरेस्टेशन। आप सभी देख रहे हैं लगातार पेड़ों का कटाव होना। पेड़ों का कटाव अलग अलग तरीके से हो रहा है। इन पेड़ों का यूज़ भी करा जाता है फर्नीचर बनाने में, अलग अलग प्रकार की और चीज़ें बनाने में। काफ़ी पेड़ मेडिसिनली यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो रहा। ऑक्सीजन उतनी मात्रा में रिलीज़ नहीं हो रहा जितनी मात्रा में हमारी डिमांड है, एज़ वी आर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है। यूज़ ऑफ व्हीकल्स। देखिए, व्हीकल्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन राइज़ हो रही है। पॉपुलेशन को ट्रैवल करने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हैं टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ऐसी गैसेस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, विच अल्टीमेटली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रीज़ से हर तरीके का वेस्ट निकलता है। नॉइज़ पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ से होती है, वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ से होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वेस्ट जो है पानी में जाता है, डस्ट पार्टिकल हवा में बैठते हैं, डस्ट पार्टिकल किसी फर्टाइल लैंड पर जाकर उसे इनफर्टाइल करते हैं समय के साथ साथ। नॉइज़ पोल्यूशन, वहाँ पर कटिंग से, शैटरिंग से अलग अलग तरीके की साउंड क्रिएट होती है जो कि एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट करती है। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस प्रोड्यूस कर रहा है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सभी के घर में एसीज़, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। एक टाइम था कि इनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, पर समय के साथ अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी जाते हैं,
अगर आपने कोई लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है, कोई कोचिंग सेंटर जॉइन कर रखा है, इवन इन प्राइवेट स्कूल्स आपको एसीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, सीएफसी रिलीज़ करती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिनेशन क्रिएट करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती है, अल्टीमेटली अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। पॉपुलेशन, जो सारी चीज़ें हैं पॉपुलेशन से कनेक्टेड है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, उतना ज़्यादा यूज़ ऑफ व्हीकल, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, क्योंकि डिमांड को पूरी करने के लिए फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, उतना सीएफसी रिलीज़ होता है एसीज़ की वजह से, रेफ्रिजरेटर की वजह से, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पर हार्म होता है। नेचुरल कॉजेज़, वाटर वेपर, जब सूरज की गरम गरम किरणें जो हॉट रेज होती हैं वो समुद्र जैसे ऐसे वाटर वाटर सेंटर पर पड़ती है, तो उसमें से वाटर वेपर रिलीज होते हैं जो कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। वोल्केनोज, देखिए हमारे यहाँ वोल्केनोज तो वैसे इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते, पर जब कभी वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो में से लावा बाहर आता है, तो आसपास की ज़मीन ख़राब करता है, आसपास की जो इकोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा इससे हर्ट होती है, और कुछ समय तक लावा उसी ज़मीन पर उसी इकोलॉजी में पड़ा रहता है, जो कि टेम्परेचर भी राइज़ करता है और वो जगह सर्वाइवेबल नहीं रहती, वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। फॉरेस्ट ब्लेजेस, जंगलों में आग रखना, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं समय के अनुसार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कई बार जंगलों में जो है आग लग जाती है, जिससे वहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा हार्म देखने को मिलता है, और टेम्परेचर भी राइज होता है, और वहाँ की जो लैंड रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़राब होते हैं। ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, फिशरीज किल होती है, इससे फिशरीज की डेथ हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाता, नेचुरल रिसोर्सेज पर हार्म होते हैं। जो फिशरीज़ हैं वो भी हमारी इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कंसर्न्स कॉजेज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ हैज़ार्ड्स, देखिए इन सारी चीज़ों का, ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड है, इन सब से हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्किन कैंसर, सीओपीडी, अस्थमा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें यंग एज में देखने को मिल जाती है, बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। इन चक्करों में हम तसल्ली से एक सर्वाइवेबल कंडीशन नहीं सिक्योर कर पाते, जिसमें अच्छी क्वालिटी का खाना, अच्छी क्वालिटी की एयर। आप लोग देखते हैं कि इंडिया में दिल्ली सिटी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस पॉल्यूशन सॉरी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में पाया जाता है, तो पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो हेल्थ हज़ार्ड्स क्रिएट करती है। डिक्रीज इन एयर क्वालिटी, इसी का को पार्ट है डिक्रीज इन एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा घटोती हमें देखने को मिली है, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है। वाटर स्कैर्सिटी, पानी की उपयोगिता और पानी की उपलब्धता समय समय के अनुसार कम होती जा रही है। ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, वही ग्लोबल वार्मिंग। डिक्रीज़ इन फिशरीज़, मछलियों का कम होना। मछलियाँ जो फिशरीज़ हैं वो हमारी इकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उनका सिर्फ मछलियाँ नहीं, फिशरीज़ यहाँ पर जो भी पानी से संबंधित जीव जंतु पाया जाता है वो इकोलॉजी में बैलेंस बनाने के लिए और इकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल हीट, लैक ऑफ पोटेबल वाटर, इन सारी चीज़ों की वजह से इनका भी जीवन खराब हो रहा है या इनके जीवन पर हार्म हो रहा है, जिस चक्कर में इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है। राइज इन सी लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो पिघल कर समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र का लेवल बढ़ने से समुद्र किनारे वाले जो इलाके, शहर जो होते हैं वो बहुत ही खतरे में होते हैं, उनके ऊपर बाढ़ आने का खतरा मंडराता रहता है। राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो बहुत लेट और बहुत ज़्यादा पड़ेगी, या तो बारिश होती नहीं है, और होती है तो पूरे पूरे दिन, हफ्तों हफ्तों रुकती नहीं है। दीज ऑल आर द राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, की जो हमारा वेदर इवेंट है, जो साइकिल चलती है वेदर की, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। बिना मौसम बरसात हो जाना, अलग अलग प्रकार से गर्मी इतनी सीवर होना, दिल्ली में 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
एनवायरनमेंट पर काम करना फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लॉस ऑफ हैबिटेट, बहुत से जीव जंतु, बढ़ती गर्मी, बढ़ती ठंड, बढ़ती बारिश, इन सारी चीज़ों के चलते हुए या बढ़ता पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों के चलते हुए अपना हैबिटेट यानी जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है उसे खो बैठते हैं, या वहाँ पर सर्वाइवल कंडीशन नहीं रहती कि उस तरीके से खाना मिल जाए, उस तरीके से रहने को मिल जाए। वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ख़त्म होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ पोल्यूशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन ग्लोबल कॉमन्स। हाउ आर एनवायरमेंटल कंसर्न बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं और एनवायरमेंटल कंसर्न यानी जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं प्रेजेंट की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें इम्पोर्टेंट क्यों होते जा रहे हैं? ग्लोबल कॉमन उन नेचुरल रिसोर्सेज या एरियाज को बोला जाता है जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। ना अमेरिका का, ना यूएसए या यूएसएसआर का, ना उस समय जो यूएसएसआर था, या रशिया या इंडिया या चाइना। कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसके ऊपर पूरी ग्लोबल कम्युनिटी का अधिकार पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हाई सीज यानी समुद्र, एटमॉस्फेयर, स्पेस, अंटार्कटिका, ये सारे वो इलाके हैं जिनके ऊपर जिन्हें ग्लोबल कॉमन्स माना गया है। एक नहीं बल्कि सारे जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो इनके ऊपर जुरिस्डिक्शन शेयर करती है। इनका एनवायरमेंटल कंसर्न चल क्या रहा है, ये क्या क्या चिंताएं हमें देखने को मिल रही है? क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अभी हमने ऊपर जाना कि क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, जो जलवायु है वो बहुत परिवर्तित हो रही है। गर्मियाँ उस हिसाब की नहीं रही, सर्दियाँ उस तरीके की नहीं रही, और जो बरसात का मौसम है वो भी वैसे नहीं है। और ये ग्लोबली हो रहा है, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा। जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी एक सिचुएशन लेकर आ रहा है। रिसोर्स डिप्लीशन, देखिए जितना एनवायरनमेंट ख़राब होगा उतने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हार्म होगा। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, उनमें कमी हमें समय समय पर देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन कंसर्न की या एनवायरमेंटल कंसर्न की सबसे बड़ी जो बात है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है जो सांस लेने में परेशानियाँ, अस्थमा जैसी परेशानी होना, सीओपीडी जैसी परेशानियाँ होना, आँखों में प्रॉब्लम होना, स्किन पर प्रॉब्लम होना, हार्ट जो वेसल्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज वगैरह होना, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। खाने की सारी वस्तुएं, ठीक है, खाद्य संबंधी वस्तुएं हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, काफ़ी जगहों पर या जो मोस्टली सेक्टर्स हैं पोल्यूशन उनमें बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, एनवायरनमेंट पर हार्म होने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता है वो धीरे धीरे ख़त्म या हानि में आती जा रही है। उस तरीके का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना जहाँ पर हर तरीके की इकोलॉजिकल प्राणी, जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव कर सके, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल लॉस वो ख़राब होता जा रहा है। आपने देखा होगा हम डेवलपमेंट करते करते इतने आगे चले गए, जो छोटी सी चिड़िया थी जिसे शायद गोरैया चिड़िया बोलते थे, अब वो देखने को नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ नेटवर्क्स। जो हमने इतने टावर्स लगा दिए, वाईफाई, 5G, इंटरनेट वगैरह, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई है। तो आने वाले समय के लिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस बहुत बढ़ता जा रहा है। इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो हमने ग्लोबल कॉमन्स पढ़ा इसकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देखिए जैसे कि ग्लोबल कॉमन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसी एक नेशन के अंडर नहीं आता या किसी यूएनओ जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आता। यहाँ पर जितनी भी ग्लोबली कंट्रीज़ हैं उनको अपने अपने लेवल पर चाहे ज़्यादा चाहे कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंटरनेशनली कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें जाकर एग्जीक्यूट हो पाएंगी। पॉलिसी डेवलपमेंट, इंटरनेशनली ऐसे प्लान्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो आपस में मिलकर इन चीज़ों को संभाली जा सके। जो एनवायरमेंटल लॉस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इन्हें संभालने के लिए सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्टेटस एंड लेवल के अनुसार उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जाकर कोई पॉलिसी डेवलप हो पाएगी और एनवायरमेंटल लॉस की, इवन डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करा जाएगा। ख़त्म करने में या बंद करने में तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बट हाँ स्लो डाउन हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, देखिए काफ़ी देशों की जो इकोनॉमी है और कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं।
तो हमें समय के साथ इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न, देखिए जब किसी देश की एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, तो नेचुरली वो और चीज़ों पर सर्वाइव करने के लिए या उन चीज़ों पर सर्वाइव करने के लिए एक देश को छोड़कर दूसरे देश में भागेगा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को थ्रेट करेंगे। तो इसीलिए जो ग्लोबल कॉमन्स वाला मुद्दा है उसकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि सभी को उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, सीवियर या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का होना, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, होल इन ओजोन लेयर, ठीक है, ग्लोबल राइज इन हीट, ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को अपने अपने लेवल पर कॉपरेट करना पड़ेगा। पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को मानना और समझना और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। चलिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कुड वी इम्प्लीमेंट द आइडिया। साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। देखिए जो एनवायरनमेंट है वो हम सभी की एक कॉमन संपदा है, कॉमन एसेट है, बट वी ऑल हैव डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर हम सभी की अलग अलग जिम्मेदारी बनती है। जिस देश के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि जिस देश के द्वारा ज़्यादा एनवायरनमेंट पर लॉस करा गया है वो अपने लेवल पर एनवायरनमेंट को थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन दे, वो थोड़ा अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्लो डाउन करे। जैसे कि कंसर्न ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो डेवलप्ड नेशंस को बोला जाता है। अब इनका मानना है या इनके द्वारा बहुत ज़्यादा हार्म करा गया एनवायरनमेंट को एज़ पर द डेवलपमेंट कंसर्न, तो जिसके चलते हुए ये मानते हैं कि जल्दी से जल्दी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कदम उठाए जाए। बट वहीं दूसरे हाथ पर जब हम देखेंगे ग्लोबल साउथ के बारे में, यानी साउथ की वो कंट्रीज़ या साउथ का वो हिस्सा जो अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है, एलडीसी लीस्ट डेवलप है, तो उनका मानना है कि यार हम उतना पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हमें रिडक्शन चाहिए थोड़ा सा। इन लोगों ने तो पेड़ काट काट के, नदियाँ ख़राब कर करके, पानी निकाल निकाल के, ज़मीन खोद करके, माइनिंग कर करके अपना अपना डेवलपमेंट कर लिया। बट जो एलडीसीज़ हैं, यूडीसीज़ हैं, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड का कंसर्न है कि भैया एनवायरनमेंट को ठीक करो। पर जो कंसर्न ऑफ साउथर्न नेशन है वो है कि हम इतना नहीं करेंगे, अभी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमें अभी डेवलपमेंट करने दो। वहीं पर जो नॉर्थ की कंट्रीज़ है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है कि जितने भी देश हैं उन सभी का एनवायरनमेंट को बचाने में बराबर का हक बनता है, बराबर की भागीदारी बनती है। पर जो थर्ड वर्ल्ड है, जो सेकंड वर्ल्ड है, वो मना करते हैं कि भाई अभी हमें रिडक्शन चाहिए, एग्जम्पशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। हम ये सारे प्रतिबंध अभी नहीं मानने वाले कि हम एनवायरनमेंट को ऐसे यूज़ ना करें, नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल या कंजप्शन ना करें। हम उस लेवल पर नहीं है, पर्टिकुलरली हम एक लेवल पर पहुंच जाएं, उसके बाद हम इन चीज़ों को मानेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अंडर है, वो अंडर द कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी हम धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो एग्जप्शन दिया जाए हमें रिस्ट्रिक्शंस, तो यहीं पर एक फ़ाइट है। बट वी ऑल हैव डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद किसी को थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम, किसी को और कम करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम देखेंगे इस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। डेवलप्ड कंट्री, डेवलप कंट्री का अपना पर्सनल इनिशिएट बनता है कि उनको इस समय अपने डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देना चाहिए और थर्ड वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड की तरफ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि वो डेवलप हो जाए। फिर सारे बैठकर एक तरीके से, एक तसल्ली से ऐसे तरीके, ऐसे वो निकालें सॉल्यूशंस जो एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज़ का अपना कंसर्न है, पर उन्हें भी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, उन्हें भी तरीके के साथ काम करना चाहिए, तभी जाकर एनवायरनमेंट की रक्षा हो पाएगी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और एलडीसी जितनी भी कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इन तीनों को मिलकर तसल्ली अनुसार सारे काम करने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम, पॉलिसीज़, नॉर्म्स बनाने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली आगे ले जाएँ। नेशनल एंड लोकल कोऑपरेशन, राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जो हमारे देश को इंडिविजुअली एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की भागीदारी में आगे लेकर जाएं। चाहे जैसे आप देख सकते हैं कि इंदौर भारत में क्लीनेस्ट सिटी है, तो कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स उनके द्वारा ऐसे करे गए हैं जो और देश या भारत के अंदर और शहर और
राज्यों के द्वारा नहीं करे जा सकते या करे जा रहे हैं, सॉरी। तो वहाँ पर हमें नेशनल एंड लोकल कोऑपरेशन जैसी पॉलिसीज़ को भी मेंटेन करना चाहिए, जिससे हम एनवायरनमेंट की रक्षा में अपनी भागीदारी दे सकें।